हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है सार्थक एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। हम लोग देख रहे हैं आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जो पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का जो एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चन थे मेंस पेपर में मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक से आए थे और कितने आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। साथ में बने रहेंगे। देखिए, सिर्फ 12 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन थे मैथ्स के। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। पेपर 2 में मैथ्स के 12 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ध्यान से देखते हैं सारे क्वेश्चन को, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए थे और कौन कौन से टॉपिक जो आप तैयारी कर चुके हैं और कौन सा टॉपिक की तैयारी करना आपकी बाकी है। मेरे साथ बने रहेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अ ट्रेन रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में से 2 मिनट में गुजर जाती है। कितने समय में गुजर जाती है? 2 मिनट में गुजर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी कोई ट्रेन किसी सुरंग, किसी पुल को जब पार करती है, क्या कोई एक ट्रेन, ये ट्रेन यदि किसी सुरंग या पुल को पार करेगी तो क्या होगा कि ये जो ट्रेन है, ये जब ट्रेन यहाँ सुरंग से अंदर घुसेगा और जब ये पूरा वापस निकल जाएगा, यहाँ पर जब ये पूरा वापस निकल जाएगा तब हम बोलेंगे कि इस ट्रेन ने इस सुरंग को पार कर लिया या उस ब्रिज को पार कर लिया। यानी कि दोनों केस में, चाहे सुरंग हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, ऐसे केस में हम लेते हैं कि जब वो पूरा पार कर लेता है तब, यानी कि इसमें सुरंग, प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई और साथ में ट्रेन की लंबाई दोनों को ऐड करते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें। जब कभी भी किसी आदमी को, पोल को या एक कार को, छोटी सी कार को जब पार करेगा तब उस केस में सिर्फ ट्रेन की लंबाई को लेते हैं। लेकिन जब कभी भी प्लेटफॉर्म, सुरंग या तो फिर कोई ब्रिज दिया हो तो उस केस में हम दोनों की लंबाई लेते हैं। सुरंग की भी लंबाई को लेंगे और साथ में हम जो ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई को भी ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूरी में क्या हो जाएगा, दोनों दूरी को हम लेंगे। किसको? ट्रेन की लंबाई को और साथ में सुरंग की लंबाई को। तो सुरंग की लंबाई मेरे को दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। ठीक है, साथ में मैं ले लेता हूं कि x किलोमीटर किसकी लंबाई है? ट्रेन की लंबाई है। x किलोमीटर, किलोमीटर में ले लेता हूं। चलिए, x किलोमीटर। टोटल समय कितना लग रहा है? ये टोटल समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। टोटल, सॉरी, 2 मिनट। 2 मिनट लग रहा है टोटल समय। चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, इधर भी किलोमीटर प्रति घंटा है, ऊपर को तो मैंने किलोमीटर में ले लिया, नीचे वाले को प्रति घंटे में करने के लिए, यानी कि घंटे में करने के लिए क्या करूंगा मैं? 2 मिनट को 60 से भाग दे दूंगा। अब ये बन गया, ये ऊपर वाला बन गया किलोमीटर और ये हो गया भैया आवर। अगेन किलोमीटर प्रति आवर यूनिट बैलेंस हो गया। यूनिट बैलेंस करना बहुत जरूरी है दोस्तों, चाल, दूरी और समय के चैप्टर में। ओके, चलिए देखिए, 2 × 2/60 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? 60 × 2/60 इज इक्वल टू 1.5 प्लस एक्स। 60 से 60 गया, ये बचा 2। एक्स को राइट साइड रखेंगे और 1.5 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। 2 माइनस 1.5, यानी कि क्या आया आपके पास? 0.5 इक्वल टू एक्स। ये क्या है? 0.5 किलोमीटर। आपको जो आंसर दिया हुआ, ये दिया हुआ मीटर में, तो अब क्या करेंगे? इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या? 500 मीटर। क्या आ जाएगा? 500 मीटर। क्लियर एवरीवन? देखिए कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 का 2/3 एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 57 का 2/3 यानी कि 2/3। 90 के 1/3 से कितना अधिक है? 90 के 1/3 से अधिक है, यानी कि उनके बीच में अंतर होगा। वो कितना अधिक है? 90 के किससे? 1
तिहाई से कितना अधिक है। कितना अधिक है तो हम कैसे निकालते हैं, दोनों का अंतर। अंतर है तो क्या बताएगा कितना अधिक है और कितना कम है। चलिए तो कट काट के देखते हैं। 3 से 3 एकम 3, 3 या 27, और ये कितने बार कट जाएगा, ये 30 टाइम्स। ठीक है। 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38, और -30 कितना आ रहा है दोस्तों, 8। कितना हो जाएगा, 8। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8। क्लियर एवरीवन। देखिए कितना आसान है, एकदम 1 मिनट से भी कम समय में क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। एक अंक और उसके सप्तांश के बीच का अंतर, एक अंक यानी कि माना माना कि एक अंक वो कितना है, x है, उसका सप्तांश यानी कि 1/7 माइनस एक्स का कितना 1/7 के बीच अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है भैया, 42। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 42। एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। x/7 और x/1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7। 7x माइनस एक्स इक्वल टू 42। ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 42 इंटू 7। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 42 इंटू 7/6। 6 सत्ते 42, सत्ते सत्ते कितना हो जाएगा 49, यानी कि 49। आपका आंसर कितना हो जाएगा 49। क्लियर एवरीवन। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन। यदि कुछ राशि ए बी और सी के बीच क्रमशः 2:3:7 के, देखिए जब कभी भी आपको ए बी और सी के बीच में कुछ रेशियो दिया हो तो या तो उसको आप संख्या मानने के लिए आप एक्स वाई सॉरी 2x 3x और 7x ले सकते हैं। लेकिन यदि आप 2x 3x 7x नहीं भी लेते हैं तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। अब क्या बोल रहा है, एवं अगर ए और बी का कुल हिस्सा मिलकर, यानी कि ए और बी, यानी कि ए प्लस बी का कुल हिस्सा मिलकर क्या बोल रहा है, स के हिस्से से 1500 कम है, यानी कि टोटल हिस्सा है ये किससे कम है, 1500 सी से। तो यानी कि सी और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 1500। ये होगा कि नहीं, इससे 1500 कम है, 1500 कम है मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1500 का डिफरेंस है। अब क्या बोल रहे हैं कि ए का जो हिस्सा है वो कितना है, तो यहां पर हमको रेशियो दिया हुआ था कि 2:3:7। यदि हम रेशियो में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे तो सी का हिस्सा है 7 रेशियो, माइनस ए और बी का रेशियो कितना है 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1500। 2 प्लस 3 हो गया 5, और 7, 7 माइनस 5 मतलब 2। 2 का जो रेशियो है, दो रेशियो, उसका मान कितना है 1500। अब आपसे क्वेश्चन ही क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए तो ऑलरेडी, ए का हिस्सा कितना है दोस्तों, ए का हिस्सा ऑलरेडी 2 हिस्सा है, यानी कि आपको तो आंसर डायरेक्टली मिल गया, 2 हिस्सा बराबर 1500। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1500। क्लियर हुआ। नहीं तो यदि आप यहाँ पर x लेके सॉल्व करते हैं, माना कि a b c 2x 3x और 7x है, यदि आपको ऐसा समझ में आता है तो आप उसी तरीके से सॉल्व करिए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में पूरा करता है। इसमें से कुछ हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चलकर, और जो कुछ हिस्सा है उसको साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा करता है। यदि इस व्यक्ति ने पैदल चलकर कितनी दूरी तय की, जब वो पैदल चला तो उसने कितनी दूरी तय की। चलिए अगेन अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। चाल, अब देखिए अब यहां से क्वेश्चन को हम जस्ट उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर कुल समय मालूम है, कुल समय मालूम है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल लिख सकता हूं मैं इसको। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। जब कभी भी दो अलग अलग ऐसा दिया हो कि आधा इतना चला आधा इतना चला, कुल समय इतना लिया, तो आप समय को ले लो। चलिए कुल समय कितना दिया हुआ है 8 घंटे, दूरी कितना दिया हुआ है भाई, अब दूरी को वो अलग अलग तय करता है। माना कि हम लेते हैं कि जो पैदल चाल है, पैदल चलकर उसको जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है, माना कि पैदल चाल में कितना दूरी तय किया वो, माना कि पैदल चाल में वो x किलोमीटर की दूरी तय किया, और सेम वैसे ही साइकिल से, साइकिल से कितना दूरी बच जाएगा, फिर टोटल था 50 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा x हो गया, तो फिर 50 माइनस एक्स, कुल दूरी था 50, 50 माइनस एक्स किलोमीटर किससे चला वो, साइकिल से चला। ठीक है चलिए अब दूरी कितना हो जाएगा भाई, दूरी दूरी अलग अलग दूरी है, चलो पैदल वाले के लिए लेता है वो x किलोमीटर, कितने चाल से चलता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर प्लस दूसरा जो दूरी कितना है 50 माइनस एक्स, कितने चाल से चलता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बस एक सिंगल इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है, आंसर आना तय है। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा।
ये जो है आपका एलसीएम ले लेंगे, 10 and 4 का एलसीएम। 10 and 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, तो 40 को डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 8 into 40, एलसीएम आ जाएगा 40, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10x+4 एलसीएम आ जाएगा, तो 5×4 = 20, 200 और -4x। 10x - 4x कितना हो जाएगा 6x। 10x - 4x 6x। 8×4 = 32, 320, 320 में से 200 गए, 320 में से 200 कितना बचेगा 120, कितना हो जाएगा 6 से 6 दूनी 12, x की वैल्यू कितनी आई 20। हमने x को क्या लिया था ऑलरेडी किलोमीटर में लिया हुआ था, ऑलरेडी किस में लिए थे हमने किलोमीटर में, इसलिए क्या हो जाएगा x = 20 किलोमीटर, और x जो था वही था पैदल चाल के लिए, यानी कि हमसे पूछ भी रहा था वो पैदल चाल, और आंसर भी आ गया पैदल चाल के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं। इनमें कितनी संख्या में विभिन्न धनराशि बनाई जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है कि आपको सारे जो नोट हैं उसको एक साथ लेना है कि अलग अलग लेना है। ठीक है, तो चलिए ये बनेगा आपके कॉम्बिनेशन से। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बोल रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, परमोटेशन नहीं बनेगा, परमोटेशन चुनने के लिए होता है, कॉम्बिनेशन यानी कि कितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। चलिए, तो जब मैं सिर्फ 1 रुपए का, यानी कि एक एक बार में सिर्फ 1 1 रुपए उठाता हूँ, 1 रुपए लिया एक बार में, फिर एक बार में 2 रुपए लिया, फिर एक बार में 5 रुपए लिया, फिर एक बार में 10 रुपए लिया। ठीक है, 1, 2, 5 और 10। फिर मैं क्या करता हूँ, दो दो के कॉम्बिनेशन से लेता हूँ। 1 रुपए और 2 रुपए को लिया, फिर 2 रुपए और 5 रुपए को लिया, फिर 5 रुपए और 10 रुपए को लिया, और साथ में फिर क्या किया मैं 10 रुपए और 1 रुपए को लिया। ऐसे दो दो कॉम्बिनेशन, फिर तीन तीन कॉम्बिनेशन, 1 2 5 को, 2 5 10 को, और 5 10 और 1 को। उसके बाद फिर क्या करूंगा मैं चारों को एक साथ लूंगा, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। चलिए, तो इसके लिए क्या क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 4C1, पहले एक एक उठाया चार में से, फिर मैं दो दो उठाऊंगा 4C2, फिर तीन तीन उठाऊंगा 4C3, फिर क्या करूंगा मैं चारों के चारों को एक साथ उठा लूंगा। 4C1 का वैल्यू कितना जाएगा आपका 4, 4C2 की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, 4C3 की वैल्यू आप अगेन सॉल्व करेंगे तो 4 मिलेगा, और NCN की तो वैल्यू 1 होती है। यहां से आप जब जोड़ेंगे तो टोटल कितना मिल रहा है आपको 15। टोटल कितनी धनराशि, कितने संख्या में धनराशि बना सकते हैं, तो 15 अलग अलग रुपए के हिसाब से कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बैंकों में 1,000 रुपए पर 2 वर्षों के समान ब्याज का अंतर क्या होगा, तो उनके ब्याज दरों में कितना अंतर होगा। ठीक है, सामान्य ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 1,000 रुपए का दो अलग अलग बैंक में मैं डाला। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, उनके ब्याज के दर तो अलग अलग है, तो 2 साल के में बताना है कि मेरे को उनके ब्याज के दरों में कितने का अंतर है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितने क्या हो जाता है, P × R × T/100, PRT/100। कितना रुपए लगाया भाई उसने 1,000 रुपए। ठीक है, आर यानी कि अलग अलग दर है, तो इसको मैं ले लेता हूं R1, समय कितना है 2 साल के लिए, /100। फिर अगेन क्योंकि दोनों का अंतर है तो मैं दो केस लूंगा, PRT पहला केस और PRT दूसरा केस, यानी कि दो अलग अलग मैं ब्याज को निकालूंगा। दूसरा कितना है भाई मेरे पास, अगेन 1,000 रुपए है, और R2 क्योंकि अलग दर है, समय कितना है अगेन 2 साल ही है, और /100। इन दोनों को जब मैं अंतर करूंगा तो कितना मिल रहा है मेरे को 5 का अंतर मिल रहा है। सीधी सी बात है, R1 बड़ा होगा R2 छोटा होगा, तभी ये जो वैल्यू है ये में 5 का अंतर दिख रहा है। चलिए, तो यदि मैं इसको काट देता हूँ, 2 शून्य गया, 2 शून्य यहां से गया, 2 शून्य यहां से गया, 2 शून्य यहां से गया। ठीक है, चलिए कितना हो गया 20, और यहां से भी 20, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। यदि मैं 20 को कॉमन निकाल देता हूं तो क्या हो जाएगा, R1 - R2 = 5। R1 - R2 यही रहने देता हूं मैं, R1 - R2 को = 5/20, 5/20 यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि 0.25%, 0.25%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.25%। क्लियर हुआ एवरीवन, सिंपल सा 2 साल का अलग अलग हमने साधारण ब्याज को लिए और उनका अंतर कर दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस काम को पूरा करने में 18 व्यक्ति को 36 दिन लगे, देखिए 18 व्यक्ति हैं 36 दिन हैं। फिर क्या बोल रहा है, उसी काम को 12 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। चलिए देखिए, जब व्यक्ति की संख्या, व्यक्ति और काम के रूप में जब व्यक्ति की संख्या क्या हो गई यहाँ पर कम हो गई, तो काम भी क्या होगा
सॉरी जो दिन है, दिन भी क्या हो जाएंगे, कम। कम होंगे कि ज्यादा होंगे, ज्यादा। व्यक्ति की संख्या कम हो गई तो क्या हो जाएगा, दिनों की संख्या ज्यादा हो गई। यानी कि यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए व्युत्क्रमानुपाती केस में क्या होता है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन, 18 × 36 इक्वल टू 12 इंटू कितना दिन लगेगा, माना कि x दिन लगेगा। चलिए क्या हो जाएगा, 12 × 3 = 36, 10 कट गया, 18 कितना 54, 18 × 54, x की वैल्यू आ गई 54। एकदम सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन में बनेगा। चलिए और देखते हैं। अब यहां पर आपको बताना है कि अगला सीरीज में अगला अंक कौन सा होगा। आप ध्यान से देखेंगे सीरीज को। यदि मैं यहां पर करता हूं इंटू 2, 5 दूनी 10 और फिर -1, 5 दूनी 10 -1 9, 9 दूनी 18 -1 17, 17 दूनी 34 -1 33 और 33 दूनी 66 -1 यानी कि 65। क्या चल रहा है सीरीज, ×2 - 1, ×2 - 1 सीरीज चल रहा है। ओके, चलिए और देखते हैं। दो भाइयों के बीच आयु में 10 वर्ष का अंतर है। ठीक है, माना कि जो एक भाई है वो कितने साल का है भाई, x साल का। ठीक है, दूसरे दूसरे में कितने का अंतर है, 10 साल का, यानी कि 10 साल से छोटा होगा। यानी कि इसको मैं ले लेता हूं, ये हो गया बड़ा भाई और ये हो गया कौन, छोटा भाई। तो फिर दोनों में 10 साल का अंतर है ना, बड़े का x ले लिए, छोटे को 10 साल छोटा कर देते हैं हम, 10 साल का अंतर हो गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। छोटे में 10 साल का अंतर करने के लिए हमने क्या कर दिया, x - 10 कर दी। यदि आप इसको उल्टा भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। माना कि हम इसको यदि मैं छोटा लेता हूं, ठीक है, इसको यदि मैं क्या करता हूं, छोटा, माना कि छोटा क्या है x, तो बड़ा क्या हो जाएगा, x + 10। ये भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसी को लेके सॉल्व कर देता हूं। माना कि छोटा x है और बड़ा क्या है, उससे 10 साल का बड़ा है, तभी तो दोनों के बीच में क्या होगा, 10 साल का अंतर होगा। चलिए, दोनों में 10 साल का अंतर, 15 वर्ष पूर्व, तो जब कभी भी ऐसा दिया हो तो 15 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कम होगी, दोनों की आयु कम होगी। 15 साल पहले इसमें से 15 साल घटा दूंगा और इसमें से भी मैं 15 साल घटा दूंगा, दोनों की आयु 15 साल कम होगी। ध्यान रखेंगे इस चीज को, जब कभी भी कोई भी आपका रिलेटिव है, जो भी है आपका फ्रेंड्स है, जो भी इस दुनिया में आया है, वो आपसे जितना साल छोटा है, लाइफ टाइम वो आपसे उतना छोटा या उतना ही बड़ा रहेगा। ठीक है, तो 15 साल पहले ये भी 15 साल छोटा होगा और ये भी 15 साल छोटा होगा। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं और तो x - 15 हुआ और यहाँ पर क्या है, x - 5। अब आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, 15 वर्ष पूर्व जो बड़ा भाई की आयु छोटे भाई की आयु से 1.5 गुनी थी। किससे 1.5 गुनी थी, छोटे से आयु, छोटा हमने ये लिया है, छोटे से 1.5 गुनी, यानी कि x - 15 का 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब होगा 1 सही 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3/2। छोटे का 3/2 बराबर कौन, बड़े का एज, x - 5 इज इक्वल टू कौन, बड़े भाई। चलिए सॉल्व कर देते हैं। टू टू को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x - 10, इस तरफ क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x - 15 तिया 45। 45 को उधर लेके आता हूँ, 45 में से 10 गया, कितना हो जाएगा 35, और 2x को इस तरफ लेके आता हूँ, x यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया 35, x इक्वल टू क्या आ गया 35। लेकिन ध्यान रहे मैं ये सेकंड वाले केस को लेके सॉल्व कर रहा हूं, मैं छोटे भाई को x लेके चला था, मेरे को पूछ रहा है वो बड़े भाई का, इसीलिए बड़े भाई का कितना हो जाएगा 35 + 10 इक्वल टू 45 वर्ष। कितना हो जाएगा 45 वर्ष होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए 45 वर्ष, क्योंकि मेरे को बड़े भाई की आयु पूछ रहे हैं। क्लियर एवरीवन। चलिए और देखते हैं। यदि दो सेब, माना कि सेब को मैं क्या लेता हूं, सेब को मैं ले लेता हूं x, संतरे को लेता हूं y और अमरूद को लेता हूं मैं z। ठीक है, चलिए दो सेब यानी कि 2x, 3 संतरे यानी कि 3y और एक अमरूद यानी कि z का मूल्य कितना है 62 रुपीज। 5 सेब यानी कि 5x, 6 संतरे यानी कि 6y और कितने आपके पास 4 अमरूद 4z इज इक्वल टू कितना है 120 रुपए। सिंपल सा माइनस करते हैं, माइनस 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 और माइनस, ये कितना आया मेरे पास -3x -3y -3z इक्वल टू -120 में से 62 गया, कितना हो जाएगा 58। माइनस सब में कॉमन निकालता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा 3x + 3y
प्लस 3z इज इक्वल टू 58। तो 3 सेब, 3 संतरे और 3 अमरूद का रेट कितना हो जाएगा? 58 रुपीज। क्लियर? चलिए, एक पुस्तक का मूल्य 10% बढ़ने के बाद 5% से कम हो गया। पहले रेट बढ़ा, फिर रेट कम कर दिए, तो पुस्तक के मूल्य में निवल परिवर्तन यानी कि कुल परिवर्तन। तो देखिए, किसी भी वस्तु के प्रतिशत में वृद्धि या कमी के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, और फिर लास्ट में हम लगा देते हैं परसेंटेज। यदि प्रतिशत में, यदि क्या हो रही है, प्रतिशत में वृद्धि हो रही है तो हम प्लस लेके चलते हैं, यदि प्रतिशत में कमी हो रही है तो हम माइनस लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 10% बढ़ा है यानी कि प्लस लेंगे, उसके बाद 5% कम हुआ है तो 5% के लिए हम -5 का यूज करेंगे। ओके, चलिए, प्रतिशत में परिवर्तन यानी कि जब दो प्रतिशत इस तरफ हो, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल ले रहे हैं और इसका असर यानी कि किसी तीसरे पर हो रहा है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। चाहे आप एरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, सभी में 2 आयाम होते हैं और उसका जो इफेक्ट होता है उसके क्षेत्रफल पर होता है। तो यहां से भी हम ये से टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम रुकते हैं। x की वैल्यू मैं रखता हूं 10, y के रखता हूं मैं -5, और फिर अगेन यहाँ पर +10 इंटू -5 ब्रैकेट में रख देता हूं, डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज का सिंबल लास्ट में लगाएंगे। 10 -5 हो गया 5, ये माइनस सिंबल प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई को तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 शून्य से 1 शून्य काट देता हूं मैं, और 5 से 5 दूनी 10 काट दिया, यानी कि -1/2 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 -1 यानी कि 9/2, 9/2 यानी कि 4.5%। क्योंकि मेरा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आया है। देखिए ध्यान रहे, हालांकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन में मेरे को वृद्धि दिया हुआ है, लेकिन जब आपका आंसर पॉजिटिव आए यानी कि वृद्धि, जब आपका आंसर निगेटिव आए यानी कि कमी, तो फिलहाल क्या होगा इसका आंसर? 4.5% की वृद्धि। ओके, तो दोस्तों यदि आपको सारे जो क्वेश्चंस बनाने का ट्रिक अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और जब कभी भी सब्सक्राइब कर रहे हैं बेल आइकन में ऑल को जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।